बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नर्सिंग कोड ऑफ एथिक्स। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफाइन कोड एंड कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, एक्सप्लेन कोड ऑफ एथिक्स बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN एंड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल PNC, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ICN, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन क्लिनिकल सेटिंग्स, और लास्ट में हमारे पास है व्हाट इज प्लेज, एक्सप्लेन नर्सिंग प्लेज। सबसे पहले हम कोड की बात करते हैं कि कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिस्टम ऑफ रूल और प्रिंसिपल, यानी हमारे पास कवानीन और असूलों का निज़ाम जो है वो कोड कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है रूल और दूसरा है प्रिंसिपल। अच्छा, रूल क्या होता है? रूल जो है वो मच स्ट्रिक्टर होते हैं, यानी वो हमें लाजमी फ़ॉलो करने होते हैं। रूल कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन होती है जिसको हमें मस्ट फ़ॉलो करना होता है। अगर हम रूल को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में हमें फ़ाइन पे करना पड़ सकता है या फिर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा वर्ड्स प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल हमारे पास असूल है। असूल जो होते हैं वो रूल की एक किस्म होती है, जैसा कि ये फंडामेंटल ट्रूथ हम बोल सकते हैं, जो कि बताते हैं कि कोई पर्सन जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है वो ये कहता है कि मेरा ये असूल है कि मैं लोगों के साथ रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, रहमदिली से पेश आता हूँ। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे पास रूल की एक किस्म है, एक टाइप है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, ये क्या है? ये इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द कोड ऑफ एथिक्स वाज डेवलप्ड एज अ गाइड फॉर कैरिंग आउट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद क्वालिटी इन नर्सिंग केयर एंड द एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोफेशन और नर्सेज विद इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट। यानी वही रूल और प्रिंसिपल जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, यानी रूल और प्रिंसिपल का ऐसा निज़ाम जो कि हम एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं, और वो स्पेशली हम नर्सिंग की अगर हम बात करें तो यानी ऐसे कोड, ऐसे रूल और प्रिंसिपल जो कि नर्सिस को गाइड करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक गुड और वेल मैनर से जो है फुलफ़िल करना है, और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड करनी है, और किस तरीके से अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। यानी नर्सेज विद इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट, यानी तशरीही बयानात। अच्छा, इंटरप्रेटिव स्टेटमेंट का मतलब ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन हमें बता रहे होते हैं कि किस तरीके से, ये मतलब ये हमें क्लेरिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, हमें एक गाइडलाइन देते हैं कि किस तरीके से हमने जो है प्रिंसिपल हैं उन्हें अप्लाई करना है, ये जो कोड ऑफ एथिक्स हैं इन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है ICN कोड ऑफ एथिक्स। ICN कोड ऑफ एथिक्स जो है वो 1953 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, और हमारे पास 4 एलिमेंट हैं ICN कोड ऑफ एथिक्स के। पहला है नर्सेज एंड द पीपल्स, और दूसरा है नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड प्रोफेशन, और लास्ट में हमारे पास है नर्सेज एंड कोवर्कर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सेज एंड पीपल की। इसमें जो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है उसमें लिखा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, यानी नर्सेज की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है। उन्हें इस चीज़ को लाजमी इंश्योर कर लेना है कि वार्ड में, लेट्स सपोज अगर वार्ड में जितने भी पेशेंट उनके पास एडमिट हैं तो उन्होंने टाइम पर उन्हें जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर दी हैं, उनकी जो वुंड है उस वुंड केयर उन्हें प्रोवाइड कर दी है, उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। तो ये नर्सेज़ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है पेशेंट को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे पास इंश्योर दैट क्लाइंट रिसीव सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो नर्सेज है वो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जो क्लाइंट है उन्होंने सफिशेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली है या नहीं। लेट सपोज हम जब हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन में लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक पेशेंट है और वो डायबिटिक पेशेंट है, तो इसमें जो है नर्सिस को इंश्योर कर लेना चाहिए कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन है, उसकी मेडिकेशन, उसकी जो है एक्सरसाइज, इसकी डाइट पैटर्न, जितना भी उस पेशेंट को उसके बारे में गाइड किया जाए, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस चीज़ को इंश्योर कर लिया जाए कि जो क्लाइंट है उसने सफिशेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव कर ली है या नहीं। उसके अलावा जो है प्रोटेक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास। वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है इसका ही मतलब कि वो लोग जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, जो अपने लिए ख़ुद कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, या फिर जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, या फिर वो लोग जो कि डिसेबल हैं, माजूर हैं। तो जो नर्सेज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाए और उन्हें डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जाए, तो उनके लिए ज़्यादा जो है काम किया जाए। उसके अलावा हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हमारे पास था नर्सेज़ एंड पीपल। तो उसके बाद
हमारे पास आता है नर्सेज एंड प्रैक्टिस। इसके अंदर हमें ये बता रहे हैं कि जो नर्सेज हैं उनकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखें और उसे और ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाएं बाय कंटिन्यूअल लर्निंग। यानी जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जितनी भी मशीनरीज आ रही हैं, जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, वो कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मेंटेन करे और अपनी प्रैक्टिस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करे, ताकि जो है इससे हमारे पेशेंट को भी बेनिफिट हो। उसके बाद हमारे पास आता है नर्सेज एंड प्रोफेशन। इसके अंदर हमें ये बता रहे हैं कि जो नर्सेज हैं उन्हें एक्टिव होना चाहिए, ताकि वो जो उनकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं वो उन्हें सस्टेन करके रखें, बरकरार करके रखें। यानी अपनी प्रोफेशन के अंदर ऐसे काम करें जिससे हमारे प्रोफेशन की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ना कि ऐसा कोई अनएथिकल काम किया जाए जिससे हमारे प्रोफेशन का नाम ख़राब हो। यानी आपने अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, तरक्की की तरफ लेकर जाना है। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो नर्सेज हैं, नर्सेज कंट्रीब्यूट टू एन एथिकल ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिसके अंदर तमाम जो काम है वो एथिकल तरीके से हो रहे हों। और अगर कोई भी ऐसी अनएथिकल प्रैक्टिस वो देख रही है या कोई अनएथिकल सेटिंग वो देख रही है, तो उसके खिलाफ जो है उसे चैलेंज करना चाहिए। ये नर्सेज एंड प्रोफेशन के अंदर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है नर्सेज एंड कोवर्कर। इसमें ये बता रहे हैं कि जो नर्सेज हैं उन्हें मिलकर, यानी जितने और भी हमारे साथ नर्सेज के साथ जो अदर फील्ड्स हैं, जैसा कि अगर हम वार्ड की बात करें तो वार्ड में जो और लोग हैं इन सबको मिलकर, दूसरे प्रोफेशन है इन सबके साथ मिलकर एक कोलैबोरेटिव और रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप बनाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि इट प्रोवाइड अ कॉमन सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड फॉर ऑल द प्रोफेशन टू एडहेयर टू। मतलब ये हमें कॉमन सेट ऑफ रूल बताते हैं, हमें स्टैंडर्ड बताते हैं कि किस तरीके से हमने अपने प्रोफेशन को एडहेयर टू करना है, मानना है, उस पर साबित कदम रहना है। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि इट डिफाइन बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द प्रोफेशन। ये हमारे प्रोफेशन की एक बेस्ट प्रैक्टिस बताता है। इट प्रोवाइड अ बेसिस टू मीट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोफेशन। जहाँ हमें अपने प्रोफेशन में जो जो रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें बेसिस कंप्लायंस बताता है कि हमें किन किन चीज़ों की तकमील करनी है, किन पर अतात करना है। ये हमें कोड ऑफ एथिक्स बताते हैं, और ताकि जहाँ जहाँ हमें जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है अपने प्रोफेशन में उसको हम फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद हमें बता रहे हैं कि इट प्रोवाइड अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर द प्रोफेशन। ये हमारे प्रोफेशन की लीगल स्टैंडर्ड बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। यानी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके दौरान कोड ऑफ एथिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। तो जो कोड ऑफ एथिक्स हैं ये हेल्थ केयर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो हमारे हेल्थ केयर डिलीमास आते हैं, डिलीमा का मतलब कोई ऐसी दोहरी सिचुएशन में बंदा फंस जाता है कि जहाँ फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये कोड ऑफ एथिक्स वहाँ अप्लाई होते हैं और ये एक गुड जजमेंट करते हैं और हमें फ़ैसला लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प आउट करते हैं, हमारी नर्सिंग वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए। तो ये हमारी नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर मुख्तलिफ हेल्थ केयर डिलीमास के अंदर अप्लाई होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लेड फॉर नर्सेज की। प्लेड्स क्या होता है, हमारे पास हलफ होता है, अहद होता है। अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें तो सोलम प्रोमिस और अंडरस्टैंडिंग और कमिट बाय सोलम प्रोमिस इज कॉल्ड प्लेड्स। यानी कोई भी एक पुख्ता इरादा, अंडरस्टैंडिंग हमारा क्या कहलाएगी, प्लेड्स कहलाएगी, हलफ कहलाएगी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अहद दिया था, ये हलफ दिया था, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आई सोलमली प्लेड्स माई सेल्फ बिफोर गॉड। यानी मैं जो है एक पुख्ता इरादा करती हूँ अल्लाह के सामने, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस असम्बली, यानी वो जो असम्बली हॉल था उनके अंदर वो बात करी कि मैं अल्लाह के सामने, और ये जो असम्बली है इसके अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट्स हैं उन सबके सामने ये अहद करती हूँ, ये हलफ उठाती हूँ, टू पास माई लाइफ इन प्योरिटी एंड टू प्रैक्टिस माई प्रोफेशन फेथफुली। यानी जो मैं अपना प्रोफेशन है उसमें जो प्रैक्टिस है वो फेथफुली करूँगी और अपनी जो लाइफ है उससे प्योरिटी के साथ पास करूँगी, सर्वाइव करूँगी, गुजारूँगी। आई विल एब्सटेन, में अपने आप को परहेज़ करना, एब्सटेन में परहेज़ करना, रोकना अपने आप को। यानी इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को रोकूंगी फ्रॉम वट एवर इज़ डेलीटेरियस एंड मिस्चीवियस। यानी वो तमाम ऐसी चीज़ें जो कि नुकसानदा होंगी या फिर शरारती चीज़ें होंगी, मैं अपने आप को इन तमाम से रोकूंगी। एंड विल नॉट टेक और नोइंगली एडमिनिस्टर एनी हार्मफुल ड्रग, और मैं कभी भी जानते हुए कोई भी हार्मफुल ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करूँगी। तो ये हलफ उठाया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है।